हो गया वो। तो पे अटेंशन हियर, सर्कल में 3 थियरम्स है, 3 थियरम। उसके बाद हम लोग करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद करेंगे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद 3 थियरम और उसके बाद चालू करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही है। द गुड थिंग इज एक्सरसाइज छोटे छोटे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अब फर्स्ट थियरम इज वेरी इजी। फर्स्ट थियरम सेज, स्टेटमेंट में थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, बट इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। फर्स्ट थियरम सेज परपेंडिकुलर perpendicular drawn from center of a circle to the chord bisects the chord. अभी बहुत सारी चीजें तुमको पहले इंट्रोडक्शन दी गई है। आई गेस यू ऑलरेडी नो दैट थिंग्स। पे अटेंशन हियर। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर सबको मालूम है। ओके, सेंटर से मैंने सर्कल तक लाइन ड्रॉ किया, इसको क्या बोलता हूं मैं? रेडियस। अब रेडियस को पीछे भी एक्सटेंड करूंगा तो ये भी रेडियस हो गया, और ये पूरे को मैं क्या बोलूंगा? डायामीटर। वी शुड नो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस अगर 5 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा? 10। तो 2 इंटू आर, मतलब डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यहाँ पे कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 10। अगर रेडियस 5 है तो डायामीटर कितना है? 10। ये हो गया डायामीटर। डायामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बिगेस्ट कॉर्ड। डायामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बिगेस्ट कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज एनी लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड बोथ द एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। दोनों भी एंड पॉइंट कहां पर होने चाहिए? सर्कल पे होने चाहिए। फिर किसी ने बोला सर ये एक लाइन ले लो, क्या इस लाइन को मैं कॉर्ड बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? इसका ये भी एंड पॉइंट सर्कल पे नहीं है, ये भी एंड पॉइंट सर्कल पे नहीं है। सबसे पहले सर्कल समझो क्या है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये पूरा सर्कल है। क्या ये पूरा सर्कल है? नहीं। सर्कल इज ओनली दिस बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ना, लाइन, ओनली दिस लाइन इज कॉल्ड एज सर्कल। इसके अंदर का भी सर्कल नहीं है, इसके बाहर का भी सर्कल नहीं है। सर्कुलर एरिया अगर मैं बोलता हूं, इफ आई से एरिया ऑफ ए सर्कल, तो अंदर की सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इंक्लूडिंग दिस लाइन। बात समझ में आई? तो जब मैं सर्कल बोलता हूं तो आई ओनली से दिस कर्व्ड लाइन इज अ सर्कल। अंदर का जो है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाहर का जो है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है? कॉर्ड समझ में आया? कॉर्ड इज अ लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर होते हैं? सर्कल पे होते हैं। डायामीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। डायामीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। डायामीटर से बड़ा कोई कॉर्ड होगा क्या? नहीं। उसके बाद सीकेंट क्या है? सीकेंट है क्या तुमको? अगर इसी कॉर्ड को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और पीछे एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये लाइन बन गई। मतलब ये क्या बन गई? लाइन बन गई। तो कॉर्ड ही सीकेंट बन गया। कॉर्ड ही क्या बन गया? सीकेंट। द डिफरेंस सिर्फ इतना है कॉर्ड और सीकेंट में कि कॉर्ड एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब क्या है? उसका एक एंड पॉइंट इधर है, एक एंड पॉइंट इधर है, और सीकेंट एक लाइन है। तो लाइन ना इधर एंड होती है ना इधर एंड होगी। लाइन में यहां पर भी एरो बनाएंगे, यहां पर भी एरो बनाएंगे। ओके? तो सीकेंट एक लाइन है, कॉर्ड एक सेगमेंट है। कॉर्ड एक क्या है? सेगमेंट है। कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, सीकेंट के भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, मगर सीकेंट वहां पे एंड नहीं होती, बाहर भी निकल जाएगी। ठीक है? फिर और क्या बताया? आर्क ऑफ द सर्कल। व्हाट इज आगे क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल। फिर आर्क ऑफ द सर्कल के बाद आता है माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब समझो ये सर्कल है, अचानक क्या हो गया? सर्कल थोड़ा सा मिट गया। सर्कल थोड़ा सा क्या हो गया? मिट गया। अब मैं इसको सर्कल बुला सकता हूं क्या? नहीं। अब मैं बुलाऊंगा इसको आर्क। अब मैं इसको क्या बुलाऊंगा? आर्क। अब ये वाला जो आर्क है, ये आर्क को बोलूंगा मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब आधे सर्कल से बड़ा है तो मेजर आर्क,
आधा सर्कल, एग्जैक्टली आधा सर्कल है। अब एग्जैक्टली आधा सर्कल कैसे बनता है मालूम है? एग्जैक्टली आधा सर्कल बनता है डायमीटर से। किससे बनता है? डायमीटर से। तुमको कभी बोला नहीं जाएगा कि ये सेमी सर्कल है, ऐसा बहुत कम बोलेंगे। तुमको डायमीटर दिया रहेगा। तुमको क्या दिया रहेगा? डायमीटर दिया रहेगा। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो समझ जाने का कि डायमीटर दो आर्क बनाता है, एक आर्क ऊपर वाला रहेगा, एक आर्क नीचे वाला रहेगा। ये आर्क मेरा क्या है? सेमी सर्कल। अब तुमको नॉर्मली डायमीटर भी नहीं दिया जाता, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ये डायमीटर है। एक लाइन बनाया रहेगा और एक सेंटर दिया रहेगा, और एक क्या दिया रहेगा? सेंटर दिया रहेगा। यू शुड नो द प्रॉपर्टी, इफ द कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज अ डायमीटर। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? अगर एक कॉर्ड सेंटर से जा रहा है तो वो क्या होगा? डायमीटर होगा। और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर कट्स टू सेमी सर्कल। ऊपर वाला सेमी सर्कल होगा, इस तरफ वाला भी क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। कुछ बात समझ में आई? तो तुमको सेमी सर्कल क्वेश्चन में दिया जाता है? नहीं। तुमको डायमीटर क्वेश्चन में दिया जाएगा, 50-50 चांसेस है। मगर अगर डायमीटर भी नहीं दिया रहेगा तो तुमको क्या दिया रहेगा? सेंटर। अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि सेंटर से अगर लाइन जा रही है तो वो लाइन क्या है? डायामीटर। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से जा रहा है तो वो क्या है? डायामीटर। ये क्या बन गया? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल को भी इरेज कर दिया, सेमी सर्कल को भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया? इरेज कर दिया। अब इसको बोलूंगा माइनर आर्क। इसको क्या बोलूंगा? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क सेमी सर्कल से छोटा, सेमी सर्कल एग्जैक्टली आधा, सेमी सर्कल से बड़ा अगर आर्क रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे मतलब इसके जो ये टर्मिनोलॉजी है सर्कल की, सर्कल में हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ बच गया क्या अपना? नहीं, इतना ही है। और कुछ बचा क्या? देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर इफ टू सर्कल्स हैव सेम सेंटर, अगर दो सर्कल मैंने बनाए, एक सर्कल मैंने बनाया ये और एक सर्कल मैंने, एक मिनट, एक सर्कल मैंने बनाया ये, ओके, एक सर्कल बनाया मैंने ये। अब दोनों सर्कल का सेम सेंटर है, दोनों सर्कल का क्या है? सेम सेंटर है, रेडियस अलग अलग है। छोटे वाले का रेडियस छोटा है, बड़े वाले का रेडियस बड़ा है। तो इफ टू सर्कल्स हैव अ कॉमन सेंटर वी कॉल देम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वी कॉल देम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बात समझ में? इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देयर इज नो सच प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज होती है कि दे हैव कॉमन सेंटर। ओके, क्या इसका मतलब ये है ये सर्कल इसका आधा होगा? नहीं। क्या ये सर्कल इसका कुछ ऐसा रिलेशन है? नहीं, देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, चलेगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम। अब पहला थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर मैं ये थ्योरम पढ़ता हूं तो इस थ्योरम में तीन चीजें हैं। इस थ्योरम में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। पहली चीज परपेंडिकुलर। ओके, पहली चीज क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरी चीज फ्रॉम द सेंटर, और दूसरी चीज सेंटर, और तीसरी चीज क्या है? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तीसरी चीज क्या है? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम हमें क्या बोलता है कि इनमें से अगर कोई भी दो चीजें ट्रू है, इफ एनी टू आर व्हाट? ट्रू। इफ एनी टू थिंग्स आर ट्रू, either it may be given or you can prove it, or you can prove it, then the third thing is automatically going to be right. तीसरी चीजें अपने आप ट्रू हो जाएगी। ओके, इफ एनी टू ऑफ द थिंग्स आर ट्रू, कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ये तीन चीजें क्या है? परपेंडिकुलर, सेंटर और बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो रहा है? बाइसेक्ट। ये तीनों में से अगर कोई दो चीजें ट्रू है देन द थर्ड थिंग हैज टू बी ट्रू। अब क्या थ्योरम है? ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है ये। एक मैंने बनाया सर्कल, एक मिनट, एक मैंने बनाया सर्कल। ओके, अब सर्कल का सेंटर 90% ऑफ द टाइम तुमको सेंटर दिया होगा, 90% ऑफ द टाइम तुमको सेंटर दिया होगा। मगर अगर किसी क्वेश्चन में सेंटर नहीं दिया है, सो हम पे अटेंशन, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको सेंटर नहीं दिया गया है तो एक बात सुन लो, 90% ऑफ द टाइम मैं सेंटर एज्यूम भी नहीं करता। मैं सेंटर एज्यूम करूंगा क्या? क्या मैं ऐसा कभी बोलता हूं लेट ओ बी द सेंटर?
90% ऑफ द टाइम तो नहीं, मतलब अगर सेंटर नहीं दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, समझे? क्योंकि मैं सेंटर को एज्यूम करता हूं, क्या लेट ओ बी द सेंटर करता हूं, 10% ऑफ द टाइम मैं करता हूं, रेयरली करूंगा। 90% ऑफ द टाइम मैं सेंटर एज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सेंटर को सिर्फ एज्यूम करके नहीं चलेगा। अगर वो सेंटर है, उससे जुड़ के कोई लाइन बना रहे हो, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट इट इज अ सेंटर, बराबर ना? ज्योमेट्री में अगर कोई चीज गिवन नहीं है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं क्या? नहीं, या तो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं या तो फिर मुझे वो प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो अगर सेंटर दिया है तो क्वेश्चन इजी है, सेंटर नहीं दिया है तो 90% ऑफ द टाइम मैं सेंटर एज्यूम भी नहीं करता, 9th में भी 10th में भी। बात समझ में आ रही है? अब सेंटर ट्रू हो गया क्योंकि मुझे सेंटर दिया है, सेंटर ट्रू हो गया। अब इन लोग ने क्या बोला है, इस चीज में कॉर्ड है, इस तीन चीजों में एक चीज क्या है, जेड कॉर्ड। तो मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा, कैसे भी कहीं भी कैसे भी कॉर्ड बनाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसा कॉर्ड बना लिया, ठीक है, ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड। किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, सब सही है, सिर्फ वो कॉर्ड होना चाहिए। कॉर्ड मतलब क्या, उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए। तो ये हो गया कॉर्ड। अब कॉर्ड बाइसेक्ट अगर हो रहा है तो ये भी ट्रू है। अब सेंटर भी ट्रू है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली क्या ट्रू हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मगर फर्स्ट थियरम में सेंटर ट्रू होता है और परपेंडिकुलर ट्रू होता है, सेंटर ट्रू होता है और क्या ट्रू होता है, परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले किसी ने बोला, समझो ये कॉर्ड है ए बी। देखो ज्योमेट्री में दो चीजें परपेंडिकुलर होती है, हमने डिस्कस की है। क्या क्या दो चीजें होती है, एक तो ट्रायंगल की हाइट परपेंडिकुलर होती है, एक तो ट्रायंगल की हाइट परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी क्या चीज परपेंडिकुलर होती है, मैंने उस चैप्टर में डिस्कस किया था, डिस्टेंस। क्या परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस। अगर किसी ने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला मैंने, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जैद ने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, बोली सर इसको मेजर कर लो, जो भी इसका मेजरमेंट होगा दैट विल बी द डिस्टेंस, जो भी इसका मेजरमेंट होगा दैट विल बी व्हाट, डिस्टेंस। तो क्या ये डिस्टेंस है, मुझे मिला समझो 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है क्या, नहीं। क्यों डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस हैज टू बी परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, तो दिस इज नॉट द डिस्टेंस। फिर किसी ने ऐसा ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, बोला सर ये डिस्टेंस है, यहां से एंड पॉइंट तक ड्रॉ किया, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, नहीं, तो ये भी डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब इसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और याद रखना, परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द कॉर्ड। ओके, सेंटर और कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली जो सबसे छोटी लाइन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज द डिस्टेंस। कुछ बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही? अब सेंटर भी ट्रू हो गया और परपेंडिकुलर भी ट्रू हो गया, परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये दोनों चीजें ट्रू हो गई। तो इसमें गिवन, थियरम में ना कुछ गिवन होता है टू प्रूव होता है, तो गिवन क्या है, ओ इज सेंटर, गिवन क्या है, ओ इज सेंटर, ये ट्रू हो गया। दूसरा गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं बोलूंगा दूसरा गिवन क्या है, दूसरा गिवन है ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, यानी ये परपेंडिकुलर भी ट्रू हो गया, ये परपेंडिकुलर भी ट्रू हो गया। दो चीजें ट्रू हो गई, तीसरी चीज क्या बची, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तीसरी चीज क्या बची, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, ओके, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैं टू प्रूव क्या लिखूंगा, टू प्रूव ओ डी, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू व्हाट, बी डी। देखो बाइसेक्ट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट,
बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ओडी जब लाइन गई, ओडी जब लाइन बनी, तो ओडी की वजह से एबी के दो टुकड़े हो गए। ओडी की वजह से एबी के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा क्या है? एडी। एक टुकड़ा क्या है? एडी। दूसरा टुकड़ा क्या है? बीडी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों टुकड़े क्या हो गए? इक्वल हो गए, एडी एडी और दूसरा कौन सा टुकड़ा? बीडी बीडी। अगर ये दोनों टुकड़े इक्वल हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओडी ने एबी को बाइसेक्ट कर दिया? क्या मैं बोल सकता हूं? कैन आई से दैट ओडी हैज बाइसेक्टेड कॉर्ड? क्या नाम है कॉर्ड का? एबी। बाइसेक्टेड कॉर्ड एबी। क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? कब बोल सकता हूं? जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? एबी का। इसमें दिख नहीं रहा है मगर समझ लो, इसमें ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है, मगर अपना सर्कल वर्कल परफेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, वरना एडी और डीबी क्या हो जाएगा? इक्वल। फर्स्ट थ्योरम समझ में आया? फर्स्ट थ्योरम में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। एक सेंटर, 100% ऑफ द टाइम सेंटर तुमको दिया ही रहेगा। 100% ऑफ द टाइम सेंटर तुमको दिया ही रहेगा। सेंटर अगर नहीं दिया तो हम लोग एज्यूम भी करते हैं क्या? नहीं, हम लोग एज्यूम नहीं करते सेंटर, ठीक है, नॉर्मली तो नहीं करेंगे। तो सेंटर दिया रहेगा। अब दूसरी चीज क्या दी है? परपेंडिकुलर। अगर सेंटर से मैंने कॉर्ड तक परपेंडिकुलर बनाया, अगर सेंटर से मैंने क्या किया? कॉर्ड तक परपेंडिकुलर बनाया। सेंटर से लेके कॉर्ड तक मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ओके। अगर सेंटर से लेके कॉर्ड तक परपेंडिकुलर बनाया तो दो चीजें ट्रू है, ये दो चीजें ट्रू हो गई, बराबर ना? ये भी दिया है, ये भी दिया है, बचा क्या? क्या बचा? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। और ये लाइन क्या है? कॉर्ड। ये लाइन क्या है? कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एडी और डीबी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। एडी और डीबी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये थ्योरम समझ में आ गया? दिस इज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या होता है? इसका कॉन्वर्स है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या होता है? फर्स्ट थ्योरम में ये और ये ट्रू था, सेकंड थ्योरम में ये और ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा और क्या दिया रहेगा? ये गिवन रहेगा। अब अगर ये दोनों चीजें ट्रू है तो बचा क्या? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है, दैट इज सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम को मैं बोलता हूं कॉन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं, इसका नाम नहीं है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। स्टेटमेंट ही पूरा लिखूंगा मैं, ओके, मैं स्टेटमेंट बताऊंगा क्या लिखना है। सेकंड थ्योरम में क्या होता है? फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया? इसको कॉपी करना है, जरा कॉपी कर लो, जरा फोकस करो ना। थ्योरम नंबर 2 में क्या होता है? थ्योरम नंबर 2 में क्या होगा? पे अटेंशन हियर। इसमें परपेंडिकुलर ट्रू था और सेंटर ट्रू था, तो ऑटोमेटिकली क्या ट्रू हो जाएगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो? बाइसेक्ट द कॉर्ड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब कॉन्वर्स थ्योरम में क्या होगा? ये ट्रू होगा और बाइसेक्ट द कॉर्ड ट्रू होगा, मतलब ये दोनों चीजें गिवन होगी, तो बचेगा क्या? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रू दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे अभी इसमें गिवन क्या होगा? सेकंड थ्योरम में गिवन O इज सेंटर, O इज सेंटर। ये तो नॉर्मली दिया ही होता है ना, सेंटर, सेंटर तो सर्कल का दिया ही होगा। सेकंड, अब सेकंड चीज क्या है? बाइसेक्ट द कॉर्ड ट्रू है। अब बाइसेक्ट द कॉर्ड ट्रू है, ये कैसे बोलेंगे? ये कैसे उन लोग बताएंगे कि कॉर्ड इज बाइसेक्टेड? उन लोग जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा बोलेंगे कि कॉर्ड इज बाइसेक्टेड, उन लोग कुछ ना कुछ हिंट देंगे। या तो उन लोग बोलेंगे कि AD इज इक्वल टू DB, या तो उन लोग बोलेंगे AD इज इक्वल टू DB, और कौन सा तरीका है मैथमेटिकली ये बताने का कि ये बाइसेक्ट हो रहा है?
व्हाट इज द अदर? एडी और बीडी इक्वल है। वो हो गया। और कोई नहीं, परपेंडिकुलर तो हम लोग थ्योरम यूज करके बोलेंगे नहीं, मुझे सिर्फ ये बोलना है कि ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया है, तो मैं कैसे बोलूं मैथमेटिकली? दोनों साइड इक्वल है, वो मैंने लिख दिया, वो मैंने लिख दिया। वेरी गुड, एक मिनट, क्या डी इज द मिड पॉइंट? क्या बोलेंगे उन लोग? डी इज द मिड पॉइंट। उन लोग ऐसा लिखेंगे क्या, कॉर्ड इज बाइसेक्टेड? जरूरी नहीं है, उन लोग कोई भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। हम ऐसा भी तो लिख सकते ना, ओडी इज बाइसेक्ट, पर ओडी हम लोग को हाँ, अगर ओडी बाइसेक्ट से भी दिया है तब तो डायरेक्टली दे दिया, मगर नॉर्मली तुमको डायरेक्टली ऐसा दिया जाएगा क्या कि ओडी बाइसेक्ट से भी? नहीं, हो भी सकता है 10% ऑफ द टाइम दे भी सकते हैं, या तो फिर उन लोग क्या बोलेंगे, एडी इज इक्वल टू डीबी देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया एडी इज इक्वल टू डीबी, यानी कि वो बाइसेक्ट हो गया। या तो फिर पर्ल ने क्या बोला, परी ने क्या बोला, पर्ल ने क्या बोला कि डी इज मिड पॉइंट, डी इज क्या बोल देंगे, मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है, इसका भी मतलब यही है ना कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया। सर ऐसा लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AD प्लस BB। हाँ, ये तो कभी भी बोल सकते हैं, मगर उसके लिए तो मिड पॉइंट होना भी जरूरी नहीं है। हमें ये बताना है कि ये बाइसेक्ट हुआ है, ये क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है, ये बताना है। तो मैं बोलूंगा डी इज द मिड पॉइंट। मैं क्या बोलूंगा, डी इज द मिड पॉइंट। या तो ये दिया है या तो ये दिया है। अच्छा, तो टोटल कितनी चीजें ट्रू हो गई? टोटल कितनी चीजें ट्रू हो गई? दो चीजें ट्रू हो गई। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। बचा क्या? व्हाट इज लेफ्ट? परपेंडिकुलर। तो मैं टू प्रूव में क्या लिखूंगा, पे अटेंशन हियर, टू प्रूव में क्या लिखूंगा, ओ डी is perpendicular to AB, OD is perpendicular to AB। ये मैं प्रूव कर दूंगा, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा बाय दिस थ्योरम ये परपेंडिकुलर है। मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है क्या? क्या मुझे ये ट्रायंगल बना के, ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सब बताने की जरूरत है क्या? ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब थ्योरम में ऑलरेडी बता चुके, ये सब हम लोग थ्योरम में ऑलरेडी बता चुके हैं। हमें बार बार ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरम में एक ही बार मैंने प्रूव कर दिया है। अब मैं डायरेक्टली थ्योरम का नाम लिखूंगा और बोल दूंगा कि ओडी परपेंडिकुलर है। ओडी क्या है? परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? AB को। क्यों? कोई बोलेगा क्यों परपेंडिकुलर है? ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस थ्योरम। और ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर सेंटर से एक लाइन बनी है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। थ्योरम क्या बोल रहा है? सेकंड थ्योरम, सेंटर से अगर कोई एक लाइन बनी है, सेंटर से अगर कोई लाइन बनी है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन उस कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी। वो लाइन उस कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी। सेकंड थ्योरम समझ में आया? स्टेटमेंट बोलोगे हिंदी में? हिंदी में ही बोलेंगे हम लोग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? सेंटर से अगर तुम एक लाइन बना रहे हो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये मुझे बार बार प्रूव करने की जरूरत है क्या? थ्योरम में ऑलरेडी एक बार प्रूव कर चुके हैं। अब डायरेक्टली मैं थ्योरम का नाम लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। ठीक है? कौन रिपीट करेगा मेरे लिए? परी। अगर कोई सेंटर से हम एक लाइन बनाते हैं, हाँ, और कॉर्ड अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो जो लाइन बनाई है वो परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली। और कोई? और कोई? परी हाँ, बोलो। अगर सेंटर से अपन एक लाइन बना रहे जो AB कॉर्ड से बाइसेक्ट हो रही है तो फिर वो लाइन होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी चलेगा। बोलो सर्वेश। जैद, तुम सुन रहे हो इन लोग क्या बोल रहे हैं? बोलो। अगर हम कोई लाइन बनाएंगे जो कॉर्ड AB को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी। वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बाय दिस थ्योरम। बोलो सो। अगर हम सेंटर से एक लाइन बनाएंगे इस कॉर्ड पर और अगर वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही हो तो वो लाइन परपेंडिकुलर है। परफेक्ट। सर अगर हम वो सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन बनाएंगे, हाँ, तो फिर वो लाइन परपेंडिकुलर नहीं, एक ही चीज ट्रू बताई तुमने।
सेंटर से लाइन, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी तो होना चाहिए ना। वो कॉर्ड को अगर वो लाइन उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कुछ बात समझ में आई, बोलोगे सर? सर अगर हम लोग सेंटर से कोई लाइन बनाते और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन जाता है। बस हो गई बात। रिदम बोलो। सर कोई लाइन अगर सेंटर से बनाएंगे और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ सर। बात समझ में आई? तोशानी बोलोगी, बोलो। अगर सेंटर से एक लाइन बनाया और जो कॉर्ड है उससे बाइसेक्ट तो वो परपेंडिकुलर। वेरी गुड, वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। दिस इज सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम में थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट थ्योरम में हमने सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया, हमने सेंटर से क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। तो वो जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। वो ऑटोमेटिकली कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बात समझ में आई? दोनों थ्योरम समझ में आ गए। थर्ड थ्योरम इज वेरी इजी, और थर्ड थ्योरम हमें पूछते नहीं है ज्यादा। थर्ड थ्योरम क्या है, एक मिनट। थ्योरम नंबर 3 क्या है? सपोज मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक क्या है, सर्कल है, और मैंने दो कॉर्ड्स बनाए, मैंने दो कॉर्ड्स बनाए। एक कॉर्ड बनाया ये, एक कॉर्ड बनाया ये, कहीं पर भी बना उससे लेना देना नहीं। अब मैंने सेंटर से इस कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस पता किया। सेंटर से मैंने क्या पता किया, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस के लिए मैं क्या बनाऊंगा, ज्योमेट्री में दो चीजें हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एक हाइट और एक डिस्टेंस। तो अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस पता करना है कॉर्ड ए बी का, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। मैं क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने सेंटर से कॉर्ड तक क्या बनाया, परपेंडिकुलर। मैंने सेंटर से कॉर्ड तक क्या बनाया, परपेंडिकुलर। इसको मैंने बोल दिया ओ ई, इसको मैंने क्या बोल दिया, ओ ई। ये कॉर्ड का नाम है सी डी, ये कॉर्ड का नाम क्या है, सी डी। अब किसी ने मुझे पूछा इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है सेंटर से, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से मैं एक और परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना। जब भी कोई मुझे डिस्टेंस पता करने के लिए बोलेगा तो मैं क्या लाइन बनाऊंगा, पहले परपेंडिकुलर, फिर उसको मैं मेजर करूंगा। तो मैंने सेंटर से यहां तक क्या ड्रॉ की, परपेंडिकुलर। इसको मैंने नाम दिया ओ एफ। एक काम करो, ई और एफ नहीं लेते, एम और एन लेते हैं। ओके, ई और एफ नहीं लेते, एम एन एन लेते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ आजू बाजू और कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो वो डी के आगे जाएगा। तो हमने एम लिया और हमने क्या लिया, एन लिया। नाउ पे अटेंशन हियर, गिवन थर्ड थ्योरम, वेरी इजी, थर्ड थ्योरम वेरी इजी। गिवन या तो दिया रहेगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्या दिया रहेगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अब यहां पे कभी भी ना मेजरमेंट नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली सर्कल चैप्टर में कभी भी तुमको कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया जाएगा। तुमको ये नहीं बोला जाएगा कि ओ एम 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओके, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ऐसा बोलते भी है, होता भी है। 50% ऑफ द क्वेश्चंस में देंगे, मगर 50% ऑफ द क्वेश्चन में तुमको एक्चुअल मेजरमेंट दी जाएगी क्या, नहीं। क्या दोनों चीजों को इक्वल बताने के लिए उनका एक्चुअल मेजरमेंट जानना जरूरी है? डू आई नीड टू नो द एक्चुअल मेजरमेंट? नहीं, नहीं। ज्योमेट्री में मोस्टली उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, इसका मतलब वो इक्वल है, उसका मेजरमेंट हमें नहीं मालूम मगर वो इक्वल है, ठीक है। तो हर बार लाइन को इक्वल होने के लिए उनका मेजरमेंट जानना जरूरी है क्या, नहीं। अगर उन लोग ने बोल दिया, गिवन में बोल दिया है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो मैं मान लूंगा ना कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, इवन इफ आई डोंट नो व्हाट देयर मेजरमेंट इज। कुछ बात समझ में आई? तो गिवन दिया है ओ एम और ओ एन इक्वल है, मगर ओ एम क्या है, व्हाट इज ओ एम, ओ एम क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है, और ओ एम को मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस। ओ एम एक्चुअली डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, कॉर्ड ए बी का, सेंटर से डिस्टेंस है। ओ एम, व्हाट इज ओ एन, ओ एन क्या है, ओ एन भी डिस्टेंस है, ओ एन भी क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, सी डी का। कहां से, सेंटर से। अब ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सुनो, ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस आर इक्वल। क्या मतलब है इसका, डिस्टेंस आर इक्वल।
इसको एक सिंगल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। डिस्टेंस आर इक्वल के लिए हम लोग सिंगल वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस आर इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया? डिस्टेंस आर इक्वल। तो देखो थियरम में हमेशा कुछ चीज ट्रू होती है और कुछ चीज हम लोग ट्रू प्रूव करते हैं, यानी कुछ चीजें ट्रू अपने को दी होंगी, कुछ चीजें ट्रू हम लोग बोलेंगे कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। बात समझ में? तो इसमें ट्रू प्रूव क्या है? इसमें ट्रू प्रूव है अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या इक्वल है? कॉर्ड्स इक्वल है। तो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा कॉर्ड, OM किसका डिस्टेंस है? AB का, और ON किसका डिस्टेंस है? CD का। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। इजी। डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। और इसका कॉन्वर्स क्या होगा? अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल है। कॉर्ड इक्वल है तो क्या इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है। कुछ बात समझ में आ रही? सेकंड थ्योरम समझ में आ गया? एक्चुअली थर्ड और फोर्थ है ये। ओके, अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल है, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। मगर इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुन लो। देयर इज वन रिक्वायरमेंट। यहां पे अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, और यहां पे मैंने कॉर्ड बनाया और यहां पे मैंने कॉर्ड बनाया। ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है CD, और समझो दोनों कॉर्ड इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहां से इसका डिस्टेंस बनाया और यहां से मैंने इसका डिस्टेंस बनाया, तो क्या मुझे बताओ ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल्स का रेडियस डिफरेंट है। वेरी गुड। ये थ्योरम यूज कर सकते हैं या तो एक सर्कल में या तो फिर ऐसे दो सर्कल्स में जो दो सर्कल्स इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों सर्कल्स इक्वल है? नहीं। तो क्या ये थ्योरम इसमें अप्लाई करेगा? नहीं। समझे? तो छोटा बड़ा सर्कल है तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। या तो एक ही सर्कल में होना चाहिए या तो दोनों सर्कल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है? गेटिंग इट? ओके, पॉज करो। मेरे पास है। तो मैं हम लोग एनवीडिया के नाउ नेक्स्ट अभी थर्ड जो फिफ्थ थियरम है, एक्चुअल में फिफ्थ थियरम है। फिफ्थ थियरम इज नॉट यूज्ड, वो ज्यादा यूज नहीं होती। फिफ्थ थियरम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है मालूम है? फिफ्थ थियरम के लिए पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, अगर मुझे एक पॉइंट दिया है, इफ आई एम गिवन 1 पॉइंट, तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट? एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं? एक पॉइंट से मैं इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे देखो, एक पॉइंट से एक मिनट, इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन। ओके, ये एक सर्कल हो गया, फिर ये एक सर्कल हो गया, ये भी उसी पॉइंट से जा रहा है, बराबर। ये एक सर्कल हो गया, ये भी इस पॉइंट से जा रहा है, ये एक सर्कल हो गया, ये भी इस पॉइंट से जा रहा है। ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं मैं? इनफाइनाइट। समझ में आया ना? पॉइंट यहां पे था। एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। फिर 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 पॉइंट है, ऐसा सर्कल बनाओ जो दोनों पॉइंट से जाए। तो ये एक सर्कल हो गया, ओके, ये एक सर्कल हो गया। उसके बाद थोड़ा शिफ्ट कर दिया, उसके बाद एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया, बराबर। और अगर मैं ऐसे ड्रॉ करते जाऊं, एक मिनट, ये सर्कल भी मैंने इसमें रख दिया, समझे? तो ऐसे अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो अगेन आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। कुछ बात समझ में आई? ये सारे सर्कल इसी 2 पॉइंट में से पास होंगे।
तो 2 पॉइंट में से भी इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। अब अगर मुझे 3 पॉइंट दिए हैं, अगर मुझे कितने पॉइंट दिए हैं? 3 पॉइंट दिए हैं, तो 3 पॉइंट में से, मगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं? 0। अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो आई कैन नॉट पास अ सर्कल फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। मैं वो तीनों पॉइंट में से कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। मगर ये तीनों नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब क्या? नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। If the 3 points are not in a straight line, then you can draw one and only one circle which will pass through the 3 points. तो 3 पॉइंट पे से जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा, मतलब एक सर्कल जो वो तीनों पॉइंट में से जाना चाहिए। समझे? एक ऐसा सर्कल जो वो तीनों पॉइंट में से जाना चाहिए। ऐसे में कितने सर्कल्स बना सकता हूं? 1 and only 1। ड्रॉ करने का मेथड क्या है? सबसे पहले दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो और उसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसका क्या बनाओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद बाकी जो दोनों पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है, उसको भी ज्वाइन करो, उसको भी क्या करो? ज्वाइन करो, और उसका भी क्या बनाओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसका भी क्या बनाओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा कलर मैंने सेम यूज कर लिया। मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ठीक है? आई वॉन्ट टू मेक अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट पे से सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो पहला क्या करूंगा? मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगा। ओके, अब जो ज्वाइन किया ये दोनों पॉइंट को, अब इस लाइन का बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का क्या बनाऊंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, इसका भी क्या बना लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका भी क्या बना लिया मैंने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? ये पॉइंट पे। कंपास का स्टील पॉइंट रखूंगा इधर, कंपास का स्टील पॉइंट रखूंगा इधर, कंपास का पेंसिल पॉइंट किसी भी वर्टेक्स पे रख दूंगा, क्योंकि तीनों भी वर्टेक्स इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे ही है। तीनों भी वर्टेक्स इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो स्टील पॉइंट रखूंगा यहां पर, पेंसिल पॉइंट रखूंगा यहां पर, और एक सर्कल बना दूंगा। ये सर्कल सराउंडिंग यूज स्क्रीन पे है। रुको, वो परपेंडिकुलर नहीं सर, दूसरा वाला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर वो डॉट Wait, वाला wait. भी था। ये सर्कल, हाँ, सर वो डिवाइड थोड़ा नहीं सा, कर रहा है 2 पार्ट्स में, थोड़ा और सर नहीं होगा सर, उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर। ठीक है, थोड़ा कुछ ऐसा। ओके, मगर देयर विल ऑलवेज बी वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बट कैन वी ड्रॉ वन मोर सर्कल? नो, वी कैनॉट ड्रॉ वन मोर सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर तुमने दूसरा सर्कल बना भी लिया तो वो पहले सर्कल के ऊपर ही होगा। समझे? वो पहले सर्कल के ऊपर ही होगा, मगर इसकी जरूरत नहीं है अपने को एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। नाउ वी विल गेट बैक टू अवर ओल्ड थिंग। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द लास्ट थियरम। अब इसके बाद हमें पढ़ने हैं व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स। अब तुम लोग एक बात जानते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन सा एंगल होता है? एफ। ये एफ एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। मगर ये एफ कैसे भी हो सकता है, ये एफ ऐसे भी हो सकता है, ये एफ ऐसे भी हो सकता है, ये एफ ऐसे भी हो सकता है। इट कैन बी कोई भी फॉर्म में ये हो सकता है। अब ये जो एफ होता है ना, ये एफ पूरा का पूरा छुपा हुआ होगा। पूरा का पूरा किसके अंदर क्या होगा? छुपा हुआ होगा। हमें आइडेंटिफाई करना है। पहले एफ के एंगल्स हम लोग देखते हैं। एफ के एंगल्स कौन कौन से हैं? पे अटेंशन हियर। एफ में कौन कौन से एंगल्स हैं? ये एंगल और ये एंगल।
ये दोनों एंगल को मैं क्या बोलूंगा? करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल. क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हर बार इक्वल होते हैं? नहीं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल सिर्फ तब होंगे जब लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. और अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये छुपा हुआ कैसे रहेगा? देखो यहां पर ये एफ में दो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन. ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन में छुपी होंगी. ये दोनों लाइन किस में छुपी होंगी? पैरेलल लाइन में छुपी होगी. और ये जो तीसरी लाइन होती है ना एफ की, ये किस में छुपी रहेगी? ये छुपी रहेगी ट्रांसवर्सल में. ये छुपी रहेगी ट्रांसवर्सल में. तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एफ कहां पे छुपा हुआ है. ठीक है, तो वो छुपे हुए एफ को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि एफ यहां पे छुपा हुआ है. एफ यहां पे छुपा हुआ है. बोलो. फिर तो वहां पे भी एफ होगा उस ये दोनों एंगल भी इक्वल है. और समझे ना, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है. जैसे जैसे एफ तुमको दिख रहा है यहां पर, समझो और किसी ने कैसे एफ देख लिया? वो भी वैसा भी उल्टा उल्टा उस तरफ भी, वो ग्रीन के ऊपर भी, ग्रीन के ऊपर भी. हाँ, मतलब कैसे? ग्रीन के ऊपर भी ऐसा नहीं, ये तो बन गया ना. सर वो येलो लाइन से येलो ऐसा ऐसा ग्रीन के ऊपर ऐसा, हाँ। ये भी हो गया. तो ये इस एफ में कौन से एंगल्स है? ये और ये दोनों भी इक्वल है. सेम उस साइड भी होगा. सेम उस तरफ भी. तो यहां पर एक और, तो ऐसे ढूंढने में हमने सारे एंगल ढूंढ लिए. देखो, ओके, हमने सारे एंगल ढूंढ लिए. अब किसी ने बोला सर इसको भी पकड़ो ना, ये भी तो एफ है. तो हाँ, ये भी एफ है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है. तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है. बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई? तो करस्पॉन्डिंग एंगल इस एफ एंगल्स, मगर वो एफ एंगल एकदम क्लियरली दिया होगा क्या? नहीं, वो हमें फिगर के अंदर ढूंढना पड़ेगा. समझे कि एफ कहां पे बन रहा है. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब यहां पर एफ में कैसे बनाऊंगा? ये भी छुपा हुआ रहेगा. ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइन में छुप जाएंगी और एफ की जो डंडी है, एफ की जो डंडी है वो ट्रांसवर्सल में छुप जाएगी. ओके, तो यहां पे एफ कहां पर है? यहां पर एफ यहां पर है. बराबर. तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. कुछ बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है ना? फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? जी एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? जी एंगल्स. और जी एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. मगर जी कैसे होता है? ध्यान से देखो. जी ऐसा भी होगा, जी ऐसा भी होगा और जी ऐसा भी होगा. उसकी दोनों टांग पकड़ के ना ऐसा खींच ली तो ये ऐसा फैल गया. मगर है तो ये ऑल्टरनेट, है तो ये ऑल्टरनेट. अब ये भी छुपा हुआ होगा, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन पे छुपा हुआ रहेगा. हाँ, उसमें भी है, इसमें तो है ही है. तो ये देखो, ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन पे छुपी रहेगी और ये लाइन जो है एक सिंगल लाइन वो ट्रांसवर्सल में छुपी रहेगी. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है. ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल. ऑल्टरनेट एंगल. उसी तरह से सेम यहां पर भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन के पीछे छुपी रहेगी और जो सिंगल लाइन है वो सिंगल लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल. तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स. बस समझ में? तो हमें सिर्फ z ढूंढना है. हमें क्या ढूंढना है? z ढूंढना है. अगर तुमको z मिल गया तो तुमको ऑल्टरनेट एंगल मिल जाएगा और वो z छुपा हुआ रहेगा. कुछ बात समझ में आई? ये केस में भी, ये केस में भी ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन पे छुपा होना चाहिए. तो यहां पर ये बनाया मैंने लाइन और ये बनाया मैंने लाइन. ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए और जो सिंगल लाइन है वो सिंगल लाइन किस में छुपेगा? ट्रांसवर्सल में. सिंगल लाइन किस पे छुपेगा? ट्रांसवर्सल में. तो मैं बोल सकता हूं
कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? इफ द लाइंस आर पैरेलल। मगर अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तीसरा, थर्ड एंगल इज कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल। थर्ड एंगल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटीरियर एंगल। याद रखना, इंटीरियर एंगल्स आर कॉल्ड एज सी एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सी एंगल्स। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है क्या? नहीं। तो ये क्या है? 180 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, मतलब उनको इक्वल होना जरूरी नहीं है। इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या होना जरूरी है? सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या होना जरूरी है? सप्लीमेंट्री। पेड इंजीनियर, इंटीरियर एंगल्स दे हैव टू बी सप्लीमेंट्री। दे हैव टू बी सप्लीमेंट्री। अब सी एंगल कैसे होते हैं? यहां पे देखो, सी एंगल ऐसा होगा, या तो सी एंगल ऐसा होगा, या तो सी एंगल ऐसा होगा, कैसा भी होगा। ओके, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन पे छुपी होनी चाहिए, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन पे छुप जाएंगी, और ये अपना क्या होगा? ट्रांसवर्सल। ये किस पे छुपा रहेगा? ट्रांसवर्सल में। तो इसमें मैं पहले सी आइडेंटिफाई करूंगा। सी किधर है? मैं बोलूंगा ये देखो सी है, इधर, इधर क्या है? सी है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स। एंड इंटीरियर एंगल्स और इक्वल है क्या? नहीं। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। Z आएगा, इसमें सब आएगा, इसमें C भी आएगा, Z भी आएगा, F भी आएगा। यहां पे देखो Z भी आ जाएगा इधर, तो Z आएगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। C भी आएगा। C कैसे आएगा? ये देखो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग है तो वो कभी ऑल्टरनेट या इंटीरियर नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। मैं इसके साथ करस्पॉन्डिंग हूं, इसके साथ ऑल्टरनेट हूं, इसके साथ इंटीरियर हूं, तो एक ही एंगल है, मगर अलग अलग एंगल के साथ वो अलग अलग पेयर बनाता है। बराबर, सबके साथ अलग अलग रिश्ता है। मेरे घर में सब 3 लोग बैठे हैं, ओके, कोई मेरे फादर है, कोई मेरे अंकल है, कोई मेरा ब्रदर है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि एक बार ब्रदर बोल दिया तो ब्रदर ही रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं। मेरा और उसका ब्रदर का रिश्ता है, मेरा और मेरे फादर का फादर सन का रिश्ता है, मेरा और भाई का ब्रदर ब्रदर का रिश्ता है। तो एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करस्पॉन्डिंग ही रहेगा, वो सामने वाले के साथ क्या पेयर बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो पेयर क्या है और वो एंगल क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग है, एक एंगल अगर करस्पॉन्डिंग है तो क्या ये जरूरी है वो हमेशा करस्पॉन्डिंग ही होगा? वो दूसरे के साथ ऑल्टरनेट पेयर भी बना सकता है, वो किसी तीसरे के साथ इंटीरियर का पेयर भी बना सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कॉपी कर लो ये, ओके। अब इसमें वापस से ये लाइन, हाँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में छुपी होंगी, और ये लाइन किस में छुपी रहेगी? ट्रांसवर्सल में। तो यहां पर मैं बोलूंगा, मैंने सी देख लिया, ये सी है, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इंटीरियर। इंटीरियर के लिए क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल है मतलब वो क्या है? सप्लीमेंट्री। करस्पॉन्डिंग में F डालो। हाँ, F अपनी Z लिखो। अच्छा अच्छा, करस्पॉन्डिंग में F है, वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग आर F एंगल्स, ऑल्टरनेट आर Z एंगल्स, इंटीरियर आर C एंगल्स। बात समझ में आई सबको? इसके बाद हम लोग देखेंगे आराम से। नाउ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या पढ़ा था? पे अटेंशन हियर। देखो, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए टोटल कितनी चीजें चाहिए होती है? 6। टोटल 6 चीजें। 3 करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल एंड 3 करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको ये ट्रायंगल दिया है, पे अटेंशन हियर,
मुझको ये ट्राइंगल दिया है और मुझे ये ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल दिया है, और मुझे पता करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको काटो, इसको भी काटो और एक के ऊपर एक रखो, मगर फिर वो काटने के चक्कर में 1.5 लाख रुपया चला जाएगा, बराबर। तो मैं इतना एक्सपेंसिव चीज करूंगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं भाई नहीं। ओके, अभी इधर देखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेटर एक चीज करूंगा, मैं पहले इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स मेजर करूंगा। ये साइड मेजर किया, कितना मिला? 12। ये साइड मेजर किया, कितना मिला? 12। तो मैं बोलूंगा भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। एंड व्हाट आर करस्पॉन्डिंग साइड्स? बोलो। वो फिगर है ना, उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, वही चेक करो। हाँ, वो ये भी अच्छी बात है, मगर अभी एग्जाम में अगर ऐसा ट्रायंगल आ गया तो मैं ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पे अटेंशन हियर, मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको मेजर किया, और याद रखना मैं कौन सी साइड को मेजर कर रहा हूं? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या? इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड लोगे तो इस ट्रायंगल की भी सबसे बड़ी साइड, इस ट्रायंगल की अगर छोटी साइड लिया है तो इस ट्रायंगल की भी छोटी साइड, ये ट्रायंगल की बीच की साइड, ये ट्रायंगल की भी बीच की साइड, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। बस समझ में आई? तो समझो ये साइड को मैं, इसमें तो सब ऑलमोस्ट इक्वली लग रहा है, तो ये साइड मेजर किया, ये साइड मेजर किया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सपोज ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। इक्वल का नोटेशन समझ में आ गया? इसके ऊपर एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। इसके ऊपर 2 लाइन, इसके ऊपर 2 लाइन, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसके ऊपर 3 लाइन, इसके ऊपर 3 लाइन, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। मतलब बेसिकली ये ट्रायंगल ऐसा है, ये देखो ऐसा है, नहीं उल्टा, और भी उल्टा, तीसरी लाइन ऊपर है। नहीं अभी वो फ्लिप, हाँ फ्लिप कर सकते हैं ना इसको, तीसरी लाइन ऊपर, फ्लिप करते हैं उसको, रुको 3 लाइन ऊपर है, 3 लाइन ऊपर है, एक मिनट, तीसरी साइड तो नहीं खाएंगे। अभी फ्लिप हाँ अभी हो गया, अभी फ्लिप करूं? सांबर जैसे भी खिलता है। करो, हाँ अभी हुआ। हाँ है, नहीं हाँ सर, अभी ऊपर करो, तीसरी साइड ऊपर। हाँ, एक मिनट, हो गया। अभी तीसरी साइड ऊपर करो। हाँ 3 1 लाइन ऊपर करो। हाँ वो हो गया, ठीक है। तो आप दोनों ट्रायंगल इक्वल दिख रहे हैं, बढ़िया तो बढ़िया। ये साइड इक्वल है, 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 ये साइड बराबर। वो ऐसा घुमा फिरा के ही दिया जाएगा तुमको, सीधा सीधा दिया रहेगा क्या? नहीं, वो तुमको घुमा के खुद देखना है। बस समझ में आई? बस समझ में आई? तुमको घुमा फिरा के दिया जाएगा। तो मगर सिर्फ 3 साइड्स इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं, हमें और 3 चीजें चाहिए। क्या? एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेजर किया, मतलब मैंने ये एंगल को मेजर किया, ये एंगल को मेजर किया। सपोज ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने ये एंगल को मेजर किया, ये एंगल को मेजर किया। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ओके, उसके बाद मैं ये एंगल को मेजर करूंगा और ये एंगल को मेजर करूंगा। ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? नहीं, 100 नहीं होगा, 80 होगा। ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 80। मगर इतना सारा डेटा और इतना सारा इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, तो सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे तो हम लोग कभी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? टेस्ट्स। हम लोग क्या यूज करते हैं? टेस्ट। टेस्ट में क्या है? सिलेक्टेड चीजें चेक करो, अगर वो सही है तो बाकी सब सही है, अगर वो सही है तो बाकी सब सही है। बस समझ में? सिर्फ सिलेक्टेड चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो टेस्ट क्या क्या है? पहला टेस्ट है SSS। तो SSS टेस्ट में हम लोग सिर्फ साइड चेक करेंगे, एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 साइड इक्वल है तो बचे हुए तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बोल देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट। ऐसे कितने टेस्ट है? 5। दूसरा क्या है? SAS। SAS में क्या है? दोनों साइड के बीच का एंगल होना जरूरी है, बाजू का एंगल चलेगा क्या? नहीं। तीसरा टेस्ट क्या है? ASA। चौथा टेस्ट क्या है? SAA। और 5वां टेस्ट क्या है? RHS। बस समझ में आई? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
याद रखना इसमें ए एस एस ऐसा कोई टेस्ट है क्या? नहीं, ये टेस्ट नहीं है। अब इसको ए एस एस या एस एस ए इसको घुमा के एस एस ए भी आ सकता है, तो ऐसा कोई टेस्ट है क्या? ऐसा कोई टेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है ना, सीधा ना उल्टा, वो टेस्ट है ही नहीं। बोलो, हो गया ये? हो गया? पॉज करो।